यही नहीं, उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी पिछली सरकार पर जोरदार हमला बोला और योगी सरकार की तारीफ में पुल बांध दी। सबसे बड़ा मुद्दा आप लॉ एंड ऑर्डर का मानते हैं, सुरक्षा का मानते हैं? मैं आपको बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर थाने में जाते ही एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, इसको कल्पना मानी जा सकती। सपा आती थी तो एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ भी करने का अधिकार होता था। आज योगी जी की सरकार बनने के बाद डकैती के अंदर 72% की कमी आई, लूट के अंदर 62% की कमी आई, अपहरण के अंदर 29% की कमी आई और बलात्कार के मामले में 50%। ये बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के। आज एक ही समय ऐसा है जब आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच नहीं सकती जी कि जो उनको परेशान करने वाले थे बेचारे बनकर आज जेल की रोटियां तोड़ रहे। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए अपने विस्फोटक इंटरव्यू में अमित शाह ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी जवाब दिया और उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों को आड़े हाथ लिया। अभी जो है प्रधानमंत्री ने एक टेररिज्म का मुद्दा उठाया है। आज हरदोई से उन्होंने बोला, अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट केस हुए तो उसमें 38 लोगों को फांसी की सजा और करीब 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। आज उन्होंने हरदोई से इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। 11 ऐसे मामले हैं जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हैं, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है, या तो आतंकवाद विरोधी कानूने लगे, वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं है? इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार दोबारा बनाने का दावा किया। राज्य में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जबकि 4 चरण की वोटिंग बाकी है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को यूपी में प्रचंड बहुमत आने की पूरी उम्मीद है। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने फिर दोहराया कि राज्य में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर तो राहुल भाई, आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में, अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए। लेकिन उनके इस दावे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सवाल खड़े कर दिए कि ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, ये अमित शाह जी को तय नहीं करना है। उत्तर प्रदेश की जनता सोच समझकर अपना फैसला लेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 47 और बीएसपी को महज 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। हिजाब विवाद पर पूछे गए सवाल पर दिए जवाब में अमित शाह ने ड्रेस कोड अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने ये बात इस चुनाव के अपने पहले इंटरव्यू में एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में कही, जिसमें उन्होंने सभी धर्म के लोगों से स्कूल यूनिफॉर्म अपनाने की अपील की। हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा कि हिजाब विवाद का मामला अदालत में है और सभी को फैसले का इंतजार करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान औरतों, लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए, और मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है, अदालत का जो फैसला है उसे मानना चाहिए। वहीं अमित शाह के ड्रेस कोड वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने सवाल उठा दिए। हिजाब जो है ना, इस्लाम में एक जरूरी चीज है। आप किसी के मजहब के अंदर इंटरफेरेंस करना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद पर 2 हफ्ते से माहौल गर्म है, जबकि इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। और रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क
का इलाका रूस से जुड़ा हुआ है। पूर्वी यूक्रेन पर बहुत कठिन फैसला लेना पड़ा है। पुतिन ने साफ कहा कि यूक्रेन की सरकार स्वतंत्र नहीं है, यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो की मौजूदगी रूस के लिए खतरा है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के पास एटम बम है। पुतिन के इस ऐलान के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। Recognizing the breakaway republics of Donetsk and Lugansk, this is plainly in breach of international law. It's a violation, a flagrant violation of the sovereignty and integrity of Ukraine. और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और का इलाका रूस से जुड़ा हुआ है। पूर्वी यूक्रेन पर बहुत कठिन फैसला लेना पड़ा है। पुतिन ने साफ कहा कि यूक्रेन की सरकार स्वतंत्र नहीं है, यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो की मौजूदगी रूस के लिए खतरा बन सकती है। लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और तनाव की स्थिति बनती जा रही है रूस और अमेरिका के बीच में यूक्रेन को लेकर, क्योंकि रूस चाहता है कि नेटो का हिस्सा यूक्रेन ना बने। पूर्वी यूक्रेन इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। सेना के ठिकानों पर ही नहीं, लोगों के घरों पर और यहां तक कि स्कूलों पर भी बमबारी की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से पूर्वी यूक्रेन में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। 5 दिनों से हो रही बमबारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे कई लोग हैं जिनके घरों के बिल्कुल पास बम गिरने की खबर आई। कुछ घरों को नुकसान भी हुआ। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये भी समझ नहीं पा रहे कि यूक्रेन में सुरक्षित जगह कौन सी होगी। इससे पहले यूक्रेन के एक स्कूल की बिल्डिंग को बमबारी से हुए नुकसान का वीडियो सामने आया था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला वीडियो तो रूस की एक सरकारी एजेंसी ने ट्विटर पर डाला। वीडियो में दावा किया गया कि रूस के रोस्तोव में बम गिरा। ये बम यूक्रेन की तरफ से आने का दावा किया गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान होने की बात सामने नहीं आई, लेकिन रूस में बम गिरना इस विवाद में अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक बमबारी की खबरें केवल पूर्वी यूक्रेन से आ रही थीं, जहां रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है। हालांकि रोस्तोव का इलाका जहां बम गिरने की बात कही गई, वो यूक्रेन की उसी पूर्वी सीमा के पास है जहां पहले से बमबारी चल रही है। मतलब पूर्वी यूक्रेन से डोनेट्स्क प्रांत के पास। दावा यह है कि वहां यूक्रेन की फौज लगातार विद्रोहियों पर बम बरसा रही है, जबकि यूक्रेन की फौज लगातार सफाई दे रही है कि उसने अब तक विद्रोहियों पर कोई बम नहीं गिराया। यूक्रेन के मुताबिक बमबारी केवल विद्रोही कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस फॉल्स फ्लैग अटैक की योजना बना रहा है। फॉल्स फ्लैग अटैक का मतलब है कि एक नकली हमला, मतलब खुद ही रूस की योजना अपने ही सैनिकों पर हमला कर और फिर उसका दोष किसी और पर मढ़ देने की है। इसका फायदा यह होगा कि रूस अपने दुश्मन पर हमला करने का बहाना खोजने में कामयाब हो जाएगा। मतलब रूस दुनिया को यह बताएगा कि पहला हमला किसी और ने किया, जिसका जवाब रूस की तरफ से दिया गया। यानी अमेरिका को लगता है कि पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के ठिकानों पर हो रही बमबारी की घटनाओं की स्क्रिप्ट रूस में लिखी जा रही है, और इन्हीं हमलों के जरिए रूस एक नया बहाना तैयार कर रहा है, जिसके बाद यूक्रेन पर हमला किया जाए और उस हमले को कूटनीति के नजरिए से जायज भी ठहराया जा सके। इसलिए पूर्वी यूक्रेन के प्रांतों में बमबारी की घटनाएं हों या फिर रूस में बम गिरने का दावा हो, यूक्रेन हर बार सफाई दे रहा है कि उसकी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया। जबकि सैटेलाइट से आ रही तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि जंग के लिए रूस पूरी तरह तैयार है। और दावा तो यह तक किया गया कि रूस हवाई हमला कर यूक्रेन को चौंकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में रूस की सेना के कई हेलीकॉप्टर एक साथ दिखाई दिए। ये तस्वीर यूक्रेन की सीमा के पास बेलारूस की बताई गई। इसके पास ही सेना का एक पक्का कैंप भी दिखा। एक तस्वीर ऐसी दिखी जिसमें कई बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। कुछ तस्वीरें ऐसी दिखी जिनमें रूस की सेना का बड़ा कैंप दिखाया गया। दावा यह है कि यह रूस की सेना का लॉन्च पैड है, जहां से सैनिक यूक्रेन में दाखिल होंगे। रूस की सेना की ये खतरनाक तैयारियां साफ करने वाली हैं कि उसकी तैयारी जंग लड़ने के लिए है। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिकों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। रूस की इन्हीं तैयारियों की वजह से अमेरिका परेशान है। बाइडेन लगातार दावा कर रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है, और इस बात को सारी दुनिया समझ रही है कि अगर जंग हुई तो वो तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होगी। इसलिए फ्रांस ने जंग टालने की दिशा में एक कदम उठाया, जिसे युद्ध को टालने की आखिरी कोशिश की तरह देखा गया। फ्रांस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात करवाने की पहल की, और दोनों देशों के बातचीत करने के लिए राजी होने की खबर भी आई।
दावा किया गया कि हफ्ते के अंत तक यूक्रेन के मुद्दे पर एक समिट होगी जिसमें पुतिन और बाइडेन दोनों शामिल होंगे। इस खबर के आते ही ऐसा लगने लगा कि दोनों देश जंग से बचने की पहल में शामिल हुए। दुनिया भर के शेयर बाजार चढ़ने लगे, कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगी, लेकिन दुनिया की यह खुशी और उत्साह ज्यादा देर तक नहीं चला। थोड़ी ही देर में पता चला कि मुलाकात के लिए दोनों नेता कई सख्त शर्तों के साथ सहमत हुए, जिनमें पहली शर्त यह है कि अगर यूक्रेन पर हमला न करने का रूस की तरफ से ऐलान हो तभी बातचीत की जाएगी। उसके थोड़ी ही देर बाद रूस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक ऐसी किसी समिट का कोई प्लान अभी फाइनल नहीं हुआ है और इसकी अभी बात करना भी सही नहीं है। मतलब ये कि इस मुलाकात की खबर से पुतिन पीछे हट गए, यानी पेरिस में यूक्रेन के मसले पर समिट में पुतिन और बाइडेन के मिलने की खबर वहीं खत्म दिखने लगी और एक बार फिर रूस की जंग की तैयारियों की चर्चा शुरू हो गई। पुतिन का पूरा जोर इस वक्त रूस की फौज की ताकत बढ़ाने पर है। खासतौर पर इस वक्त वो पूरी दुनिया के सामने रूस की ताकत की नुमाइश करने में लगे ताकि दुश्मनों के दिल में डर पैदा किया जा सके और दबाव बनाया जा सके। इसलिए रूस की सेना ने अपनी खतरनाक मिसाइलों को चलाकर देखा। एक ऐसा अभ्यास हुआ जिसे देखने रूस के राष्ट्रपति और वहां की सेना के कमांडर इन चीफ व्लादिमीर पुतिन खुद पहुंचे। रूस की फौज ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को चलाकर देखा। बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसे खुद रूस की सेना ने ही इंटरनेट पर भी डाला। एक छोटे से शिप से एक क्रूज मिसाइल का टेस्ट दिखाया गया। समुद्र के बीच जहाज से मिसाइल छूटती दिखी, जिसने थोड़ी ही देर में अपने लक्ष्य पर हमला किया। उसी क्रूज मिसाइल को एक सबमरीन से चलाकर भी देखा गया। मिसाइल का निशाना इस बार भी उतना ही सटीक रहा। 4 इंजन वाले टर्बो प्रॉप बॉम्बिंग प्लेन से भी मिसाइल दाग कर देखी गई। ये सभी ऐसी मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार तक अपने साथ ले जा सकती हैं। यार्स बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो भी रूस की सेना ने इंटरनेट पर डाला। मिसाइल धुआं और आग छोड़ती हुई निकली और तेजी से अपने निशाने की तरफ बढ़ी। एक सुनसान जगह पर लॉन्चर ले जाकर भी इस्कंदर मिसाइल से हमले का वीडियो ट्वीट किया गया। लेकिन मसला केवल युद्ध की तैयारियों का नहीं है, बल्कि अमेरिका तो यहां तक बता रहा है कि रूस ने उन लोगों की लिस्ट भी बनाई है जिन्हें रूस खत्म करना चाहता है। मतलब ये कि यूक्रेन में कौन कौन लोग रूस के निशाने पर होंगे जिन्हें हमले के फौरन बाद खत्म किया जाएगा, इसकी एक लिस्ट अमेरिका ने दी। अमेरिका का कहना है कि रूस केवल यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन पर कब्जा करने का उसका काफी आगे तक का प्लान है और उसके रास्ते में जो भी लोग रुकावट बन सकते हैं उनकी भी लिस्ट पुतिन की टीम तैयार कर चुकी है। अमेरिका का दावा है कि रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल होते ही इन लोगों की टारगेट किलिंग करेगी, मतलब उन्हें चुन चुन कर खत्म करेगी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की आशंका भी अमेरिका को अभी से सता रही है, जिसके लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई और रूस को सावधान करने की अपील भी की गई। हालांकि बड़ी बात यह है कि यूक्रेन अब जंग के काफी करीब दिख रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से अमेरिका को भी लग रहा है कि जंग छिड़ने में कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है। और पेंटागन ने यह आशंका जताई कि किसी भी वक्त यूक्रेन पर रूस का हमला होने वाला है। पेंटागन की इस आशंका की वजह भी सामने आई। कुछ समाचार एजेंसियों ने दावा किया कि पुतिन ने रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपात बैठक बुलाई है। सिक्योरिटी काउंसिल वहां की एक बेहद ताकतवर संस्था है जिसकी मंजूरी किसी भी बड़े कदम से पहले ली जाती है। हालांकि दुनिया भर में जिस तरह से कूटनीतिक कोशिशें शुरू हुई, उससे भी लगने लगा कि जंग करीब है। एक तरफ फ्रांस की कोशिश चल रही थी कि दोनों बड़े नेताओं की बातचीत हो जाए, दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर के पुतिन से फोन पर बात करने की खबर आई। इसीलिए पूरी दुनिया की महाशक्तियों के टकराने की घटना करीब दिखने लगी। बहुत से देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की कोशिश भी शुरू कर दी। सभी की कोशिश ये है कि जंग का ऐलान होने से पहले अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकाला जाए। अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने तो ये तक कहा कि अगर जंग हुई तो कमर्शियल उड़ानों पर रोक लग जाएगी, जिसके बाद लोगों का यूक्रेन से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भारत ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की दिशा में कदम तेज कर दिए। एयर इंडिया की कुछ उड़ानों का ऐलान किया गया जो 22, 24 और 26 फरवरी को कीव से उड़ान भरेंगी। तीनों ही दिन कीव से चली एयर इंडिया की उड़ानें सीधा दिल्ली पहुंचेंगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास भी भारत के नागरिकों के संपर्क में है और लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। हर साल हजारों भारतीय छात्र मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों में सबसे बड़ी तादाद ऐसे ही छात्रों की है। और यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने विद्रोहियों के कब्जे वाले
डोनेस्क और लुहांस्क शहरों को अलग अलग देश की मान्यता दे दी है और साथ ही रूस ने विद्रोहियों के साथ इससे जुड़ा एक समझौता भी किया है। साथ ही अलगाववादी नेताओं के साथ मित्रता और सहायता से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने से रूस की सुरक्षा के लिए ये बड़ा खतरा होगा। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की योजना में जुट गया है। वहीं बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या मामले में एनआईए जांच की मांग उठी है और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने एक सुर में कहा है कि इस मामले की जांच एनआईए करे। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस बारे में एक खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और 2 आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन इसी बीच मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग भी होने लगी है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की दलील है कि हर्षा की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत हुई है जिसकी प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। बीजेपी का तो ये भी कहना है कि अगर मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो माहौल बिगड़ सकता है। हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू। जरूरत है तो एनआईए को केस हैंड ओवर करना। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद कर्नाटक के शिवमोगा में तनाव फैल गया। प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा दी और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या एक दिन पहले रात में हुई थी, जिसके बाद वहां आगजनी और हिंसा होने लगी। कई जगहों पर मोटरसाइकिलों को फूंक दिया गया जिनका धुआं दूर से ही नजर आया। शहर में शांति बनी रहे इसलिए पुलिस वाले और सुरक्षा बल मैदान में उतर आए और शिवमोगा में फैले तनाव के बीच सायरन की आवाज गूंजने लगी। लेकिन हर्षा हत्याकांड के बाद शहर का माहौल ऐसा बिगड़ा कि प्रशासन के पसीने छूट गए। कई जगहों पर तो पुलिस वालों पर पथराव भी हुआ। लेकिन पुलिस डटी रही। उसने मोटरसाइकिलों में लगी आग बुझा दी। शुरुआती जांच में पता चला कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या चाकुओं से गोद कर की गई थी और आरोपी उसकी हत्या के बाद फरार हो गए थे। रात में जब हर्षा पर हमला हुआ था तो उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया था जहां उसने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद उसकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसकी वजह से शिवमोगा में रात में ही हालात बिगड़ने लगे। हर्षा के समर्थक घटना वाली जगह पहुंचे। उनकी पुलिस से बहस भी हुई, जिसके थोड़ी ही देर बाद शुरू हो गया हिंसा का सिलसिला। रात के अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों में लगी आग ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। टूटी हुई गाड़ियों की तस्वीरें भी सामने आईं। आनन फानन में दुकानें बंद करवा दी गईं और लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया। यही नहीं, पुलिस ने शिवमोगा में धारा 144 लगाने की घोषणा भी कर दी। तनाव के बीच लोग रात भर घरों में बंद रहे और सुबह जब वो निकले तो तोड़ फोड़ देखकर हैरान रह गए। हमारे दरवाजे पे पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने शिवमोगा में सब ठीक होने का दावा किया। उन्होंने जानकारी दी कि सावधानी बरतते हुए फिलहाल वहां स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। परिस्थिति ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಡಿಸಿ ಅವರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। वैसे मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने रात में ही मामले की जांच शुरू कर दी थी और अगले दिन इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री ने जानकारी दी कि इस हत्याकांड के पीछे 5 लोगों का हाथ है, जिनमें 3 पकड़े गए। एक तरफ पुलिस ने जांच तेज की तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन भी तेज हो गया और शिवमोगा में अलग अलग हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने सड़कों पर आ गए। जिस समय 26 साल के हर्षा का पार्थिव शरीर अस्पताल से उसके घर ले जाया जा रहा था, इन संगठनों के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। भगवा झंडा लिए ये लोग एम्बुलेंस के साथ साथ चलते रहे। वीएचपी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त गुस्से में नजर आए। एक के बाद एक संपूर्ण देश में हिंदू युवक युवतियों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। हिंदू संगठनों की नाराजगी और गुस्से के बीच मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने जांच से जुड़ी जानकारी दी। is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. राज्य सरकार का मानना है कि शिवमोगा में अभी 2 से 3 दिन तक सावधानी बरतनी होगी और वहां की परिस्थिति पर पैनी नजर रखनी होगी, जिसके लिए पुलिस के आला अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। जहां एक तरफ हालात सामान्य करने की कोशिश शुरू हुई, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर जबानी जंग भी शुरू हो गई
और कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के हर्षा हत्याकांड पर दिए बयान पर घमासान छिड़ गया। उन्होंने कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार के एक पुराने बयान का जिक्र किया और आरोप लगाया कि हर्षा की हत्या उनके भड़काने की वजह से हुई। मैंने मुसलमान गुंडाಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। जिसके बाद डी.के. शिवकुमार ने बिना देर किए जवाब दिया और के.एस. ईश्वरप्पा पर तंज कस दिया। Ishwarappa is a very mad man. He doesn't have connection between his tongue and his brain. डी.के. शिवकुमार ने कुछ दिन पहले एक कॉलेज में तिरंगा झंडा फहराने से जुड़ा विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर खूब सियासी बवाल हुआ था। गायक जस्टिन बीबर को कोरोना हो गया। कनाडा के गायक जस्टिन बीबर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद अमेरिका में उनके कई संगीत कार्यक्रम बदलने पड़े। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एसएसपी ऑफिस के परिसर में एक दंपति ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने ऐसा करने से पहले ही उन्हें रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों भी हमारे साथ झगड़ा करा, लेकिन कोई नहीं करा, कुछ नहीं करा पुलिस ने। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में दूसरे पक्ष के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। हंगामे के बाद पुलिस ने फिर से जांच करने का भरोसा दिया। उनका कहना है कि हमारे आरोपों की सही से जांच नहीं हुई। इसमें अग्रिम स्तर पे गैजेटेड ऑफिसर को मौके पर भेज के इसकी जांच करवाई जा रही है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चोरों ने एक रात में 3 एटीएम में चोरी की। ये बदमाश इन एटीएम में रखी लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। और यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम वहां पर माहौल गांव पहुंची, जहां उसे इस घटना से नाराज गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने एक सड़क को जाम कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। इन प्रदर्शनकारियों को किसी तरह समझा बुझाकर पुलिस ने जाम खुलवाया, लेकिन जब वो मामले की छानबीन करने पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे तो लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया। इस दौरान एक महिला ने शराब की एक बोतल भी जांच टीम को दिखाई। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर पुलिस ने बताया कि लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गई। सरकारी ठेके से देसी शराब पीने से मृत्यु हुई है। पीड़ित परिवारों की महिलाएं फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी। इन्हें गांव की दूसरी महिलाएं ढांढस बंधाती हुई नजर आई। बताया गया कि जहरीली शराब पीने से करीब 41 लोग बीमार पड़े, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अभी जो ध्यान है वो जो लोग बच सकते हैं उनको बचाने में ध्यान है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई। 15 फरवरी को कोर्ट ने लालू यादव समेत 38 आरोपियों को 139 करोड़ रुपए के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी ठहराया था। और इसी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। कोर्ट की ये पूरी कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष भी वर्चुअल तरीके से ही शामिल हुए। 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया। वहीं सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उनके परिवार ने ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही। अदालत के फैसले पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट। डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था और इस पूरे मामले में सीबीआई ने लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। और कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ। वहीं लालू यादव पर आए कोर्ट के इस फैसले पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने चारा घोटाले में आए कोर्ट के फैसले के बहाने लालू यादव पर तीखा प्रहार किया। जैसा करनी वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये तो समाज का परंपरा है। उनके इस बयान पर आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने भी उन पर पलटवार करने में देर नहीं की। नाथूराम गोडसे और सावरकर की भाषा को बोल रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद लालू यादव ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आखिरी दम तक अन्याय और असमानता से लड़ने की बात लिखी। और चारा घोटाले से जुड़ा ये 5वां मामला है जिसमें लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में वो पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं और इसमें उनको 14 साल की सजा हो चुकी है। जुर्माने के तौर पर उनको 60 लाख रुपए देने पड़े।
पहला मामला चाईबासा कोषागार से जुड़ा था, जिसमें 37 करोड़ रुपए अवैध तरीके से निकालने के मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद देवघर कोषागार से 79 लाख रुपए निकालने के मामले में उन्हें कोर्ट ने 3.5 साल की सजा दी थी। फिर चाईबासा के ही कोषागार से 33,13,000 रुपए के गबन के केस में उन्हें 5 साल की सजा दी गई थी। यही नहीं, उन्हें दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए निकालने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। T20 रैंकिंग में भारत नंबर 1 हो गया। वेस्टइंडीज को 3-0 से हराने के बाद टीम इंडिया ने T20 रैंकिंग में पहला पायदान हासिल कर लिया, जबकि इंग्लैंड टीम दूसरे नंबर पर खिसक गई। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें फिलहाल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टालने की अपील की गई। इसमें दलील दी गई कि कोरोना संकट में सही तरीके से क्लास नहीं चल पाई, इसलिए इन परीक्षाओं को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई। पिछले हफ्ते बारिश से यह हादसा हुआ था, जिससे वहां कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। मुंबई के जुहू इलाके में सी प्रिंसेस होटल में आग लग गई, जिसे वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बुझा दिया। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इसमें आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत का विरोध किया गया। ये याचिका वहां मारे गए किसानों के परिवारों ने दायर की। कुछ दिन पहले इसी मामले में एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी चुनाव के बीच एक वर्चुअल रैली की। इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। दिल्ली बीजेपी ने तीनों नगर निगम के 16,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को जल्द नौकरी पर पक्का करने की बात कही। राजधानी में अगले कुछ महीनों में नगर निगम चुनाव होने हैं। कुल मिला के 16,346 सफाई कर्मियों को पक्का करके उनका जीवन बेहतर बनाया जाए। ईरान के ईस्ट अजरबैजान प्रांत में सेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के नरेला इलाके में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इटली के सिसिली से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर माउंट एतना ज्वालामुखी में एक बार फिर जोरदार विस्फोट हो गया और पिछले साल भी इस ज्वालामुखी में कई बार धमाके हुए थे। लेकिन इस बार हुए धमाके के बाद ज्वालामुखी ने जिस रफ्तार से लावा उगला, उसने लोगों को डरा दिया। ज्वालामुखी के मुहाने से खौलता लावा कई फीट ऊपर की तरफ उड़ता हुआ नजर आया, जबकि लावे के साथ निकली राख और धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को ढक लिया। पहाड़ की ढलानों को खौलते लावे ने बुरी तरह झुलसा दिया, जिसे देखने से ऐसा लगा जैसे वहां आग का दरिया बह रहा हो। बताया गया कि ज्वालामुखी में धमाकों का ये सिलसिला वहां कई घंटों तक जारी रहा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तेंदुए को पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वहां नक्सलबाड़ी इलाके में एक तेंदुआ दिखने से अफरा तफरी मच गई और उसे पकड़ने के लिए लोगों ने वन विभाग की टीम को बुलाया। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि तेंदुआ डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसे पकड़ने पहुंची टीम के लोगों ने उस पेड़ पर एक रस्सी बांधी और फिर उसे वैन की मदद से खींचना शुरू किया। जैसे ही पेड़ हिला, तेंदुआ जमीन पर आ गिरा और जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागा, लेकिन फौरन एक वन कर्मी ने ट्रैंकुलाइजर की मदद से उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद कुछ लोग उसे जाल में बांधकर वैन तक लेकर आए, जहां से उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री एमजी रेड्डी रहे। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री एमजी रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से हैदराबाद में निधन हो गया। वो 49 साल के थे और उन्हें सुबह घर में बेहोश होने के बाद अपोलो अस्पताल लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें देश में लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। मौलिक कर्तव्य के तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, तिरंगे का सम्मान और संविधान का पालन करना शामिल है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने एलओसी के पास आग लगा दी। इसके बाद यह आग धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र तक पहुंच गई। इसकी वजह से वहां कई बारूदी सुरंगें फटनी शुरू हो गईं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा की और समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दलों पर कोरोना संकट में जनता को अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। जो संकट का साथी नहीं, वो सच्चा साथी नहीं, वो तो अवसरवादी है।
जयपुर एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ एक विदेशी महिला को पकड़ा गया। आशंका जताई गई कि इस महिला ने अपने शरीर के अंदर अब भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपा रखे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना के बेड़े की समीक्षा की। उन्होंने 60 से ज्यादा जहाजों और पनडुब्बियों समेत 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना के बेड़े का निरीक्षण किया, जिसके लिए वो स्वदेशी पोत INS सुमित्रा पर सवार हुए। इसके बाद राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी भी दी गई और इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबमरीन INS वेला का भी निरीक्षण किया। ये पूरी तरह स्वदेशी होने के साथ अब तक की भारत की सबसे हाईटेक और ताकतवर सबमरीन भी है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था।